हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अभी एसएससी सीजीएल 2023 का, जिन्होंने अभी टीयर 1 का एग्जाम दिया है। कल यानी कि 27 जुलाई को, आपको पता है टीयर 1 मतलब लास्ट था, टीयर 1 खत्म हो चुका है और काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि टीयर 2 कब होगा। तो आज हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि टीयर 2 कब हो सकता है, यानी कि जो मेन्स है बेसिकली वो कब हो सकता है और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आज मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, स्क्रीन पे आपको सब दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो किसके लिए है? एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस देने वाले हैं उनके लिए है। शॉर्ट रखूंगा इस वीडियो को, मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ वही आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन आपके फायदे की बात है, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो, अगर आप इसको लास्ट तक देखते हो, तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो 10 पॉइंट्स है मैंने लास्ट में इसके दे रखे हैं, अभी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में मैंने दे रखे हैं, 10 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, अभी से ध्यान में रखनी है आपको, ताकि आपका मेंस का एग्जाम अच्छा जाए और इस बार आप सिलेक्शन ले सको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई मेंस की डेट क्या है। काफी लोगों के मन में ये डाउट है कि भाई मेंस कब हो सकता है, मेंस की डेट क्या है। तो अगर आप पिछले साल के उसको अगर आप फॉलो करोगे, पिछले साल का जो मतलब स्ट्रक्चर चल रहा है एग्जाम का कि भाई कितने दिन का गैप रखा गया है, कितने दिन प्री के कितने दिन बाद मेंस हो रहा है, तो उसी को अगर हम फॉलो करके देखें तो भाई हम ये कह सकते हैं कि मिड अक्टूबर में आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो सकता है। ठीक है, मिड अक्टूबर में, यानी कि 15 अक्टूबर या उसके बाद। ठीक है, 15 अक्टूबर या उसके बाद, और ये टेंटेटिव है, यानी कि इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस है 90% आप कह सकते हो यही है कि आपको अक्टूबर के मिड में जो है मेंस का एग्जाम मिल जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास, अगर आप काउंट करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट, आपके पास कितने 75 डेज आपके पास बचे हैं। जैसे आजकल एक चैलेंज बहुत प्रचलित है, आपने सुना है 75 हार्ड, सुना है ना आप लोगों ने? 75 हार्ड बेसिकली ये एक चैलेंज है जिसको आपको पूरा करना होता है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही आपके पास 75 डेज बचे हैं, तो अब आप ये टारगेट करो कि इन 75 डेज के अंदर आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके से मेहनत करनी है कि आप सिलेक्शन ले सको और इस बार आपकी जॉब लग सके और अच्छी जॉब लग सके आप। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने, आपके पास ऑलमोस्ट 75 डेज हैं तैयारी करने के लिए। मिड अक्टूबर में आपका एग्जाम होने की संभावना है ज्यादा से ज्यादा। और इसके अंदर मैं डिस्कस क्या करने वाला हूं आज की वीडियो में, मेन मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट इंग्लिश स्ट्रैटेजी, कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है मेंस में जो सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका, वो इंग्लिश का ही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश कितने नंबर की आती है आपकी, 135 नंबर की। इंग्लिश जो आपकी 135 नंबर की आती है, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है मेंस के अंदर किसी का, वो किसका है, इंग्लिश का। और सबसे अच्छी बात यह कि इंग्लिश में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो मेरे बताए गए तरीके से, ठीक है, अगर जिस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप मेहनत कर लेते हो, उन चीजों को फॉलो कर लेते हो जो मैं बता रहा हूं, तो आपको मैं यकीनन बता सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और टारगेट देखो क्या है, टारगेट है 135 में से 135 इंग्लिश में, और ये अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि आप इसको अचीव नहीं कर सकते, ये अचीवेबल है, बहुत ही इजीली आप इसको अचीव कर सकते हो। लेकिन कब कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एग्जाम का पैटर्न, जो मेंस का एग्जाम का पैटर्न आता है वो कैसा आता है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसको तैयार किया, बना है, तो मैं समझाता हूँ। देखो, एग्जाम को टोटल 3 सेक्शन में बांटा गया मेंस के एग्जाम को, ध्यान से समझना। सबसे पहले सेक्शन 1 है, ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 3। ठीक है, और सेक्शन 1 के अंदर 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 यानी कि मैथ्स, मॉड्यूल 2 यानी कि रीजनिंग। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप मेंस देने बैठोगे, जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा, वैसे ही सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होता है। मैथ्स का भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, रीजनिंग का भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 90 नंबर की आपकी मैथ्स है और 90 का ये आपका क्या है, रीजनिंग है। यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको मैथ्स या रीजनिंग में से कुछ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, मतलब दोनों ही आता है, मतलब पहले मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, या फिर हो सकता है पहले रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हो और फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन हो। अब आपको पता है कि आप उसको मतलब स्विच भी कर सकते हो। जैसे आपके सामने मैथ्स के 30 क्वेश्चन है, तो ऊपर जो ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है उसके अंदर रीजनिंग का कॉलम बना होता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो रीजनिंग आ जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि पहले मुझे रीजनिंग कर लेनी चाहिए, तो पहले आप रीजनिंग कर लेना, उसके बाद आप मैथ्स कर लेना। और इन दोनों को करने के लिए आपको जो टोटल टाइम मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 60 सवालों को करने के लिए जो टोटल आपको टाइम मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1 घंटे का। यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 30 सवाल मैथ्स के करने हैं और 30 सवाल रीजनिंग के। ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि 1 घंटे में 60 सवाल करने हैं, वो 60 सवाल भी ऐसे जिनमें दिमाग लगेगा, क्योंकि मैथ्स के सवालों में भी दिमाग लगता है, रीजनिंग के सवालों में भी दिमाग लगता है। भाई जीएस में क्या होता है, आप क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आपको याद है तो ठीक, वरना आगे बढ़ गया, उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन इसमें तो क्या है, दोनों के दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो 1 घंटे के अंदर आपको 60 सवाल सॉल्व करने हैं और टोटल जो आपको मार्क्स मिलेंगे इन 60 सवालों को वो कितने मिलेंगे, 180। तो जो आपका सेक्शन 1 है वो टोटल कितने मार्क्स कैरी करता है, 180 मार्क्स। ठीक है, फिर जैसे ही आपका ये 1 घंटा कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई रेस्ट कोई गैप नहीं मिलेगा, तुरंत शुरू हो जाएगा सेक्शन 2, तुरंत शुरू हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसमें भी 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 के अंदर इंग्लिश, मॉड्यूल 2 के अंदर जीएस, और इसमें भी टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, और इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि टोटल 135 मार्क्स, और जीएस के 25 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर, एक मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 75 मार्क्स। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 210, यानी कि जो आपका सेक्शन 2 है वो 210 नंबर का है। ये कंपैरेटिवली सेक्शन 1 से इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि देखो जीएस के 25 सवालों को करने में जहां तक मुझे लगता है, अभी जब आप प्री भी आपने दिया होगा तो जीएस के 25 सवाल करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कितना लगता है, 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 5 से 10 मिनट। और ये 10 मिनट भी ज्यादा ही हो गया मेरे हिसाब से, 25 सवालों को करने के लिए 5 मिनट काफी है, क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, उसमें आपको पढ़ना है, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, चलो मैं अगर 10 मिनट भी मान लेता हूं, फिर भी आपके पास में 50 मिनट बचते हैं। ठीक है, 50 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश के 45 क्वेश्चन करने हैं, और आपको पता है 45 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है जो वन वर्ड्स हो गया, जो इडियम वाला क्वेश्चन हो गया, जो एंटोनियम सिनोनियम हो गया, और एरर हो गया, या फिर ब्लैंक हो गया, इनको करने में बहुत कम समय लगता है। समय लगता है किसको, पैसेज को सॉल्व करने में, ठीक है, और क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, पैरा जंबल को सॉल्व करने में, तो उसमें समय लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है मैं ये कहूंगा कि जो सेक्शन 2 है वो सेक्शन 1 के कंपैरिजन में क्या है, इजी है। इजी का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब इसमें टाइम का उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट, अच्छा ये कितने का है, 210 नंबर का, और ये कितने का था, 180। ठीक है, जैसे ही आपका ये सेक्शन 2 कंप्लीट, यानी कि 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुरंत कोई गैप नहीं मिलेगा आपको, तुरंत 15 मिनट के लिए आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के आपके स्क्रीन के ऊपर 20 सवाल आ जाएंगे। ठीक है, एक सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि कंप्यूटर जो है टोटल 60 नंबर का आएगा। कंप्यूटर में देखो ये सेक्शन 3 में भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ठीक है, तो ये शुरू हो जाएगा तुरंत, मतलब जैसे ही सेक्शन 2 खत्म हुआ, 1 घंटे का ये होगा पहले, फिर 1 घंटे का ये, जैसे ये खत्म हुआ फिर तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन आपको पता है 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर का है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 18, यानी कि 60 में से अगर आप 18 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अगर आप 18 से कम लाते हो तो भैया इसमें चाहे आपके 390 ही क्यों ना हो, ध्यान रखना। देखो इस 180 को और इस 210 को मिलाकर, यानी कि सेक्शन 1 और 2 को मिलाकर कितना हो गया, 390। तो यहां पर चाहे तुम 390 में से 390 ले आओ, ठीक है, लेकिन अगर तुम यहां पर 17 नंबर ले आए या 17.5 ले आए तो तुम्हारे 390 नंबर की कोई वैल्यू नहीं बचती है। और इस सीजल 2022 का भी आप उठा के देखना इतिहास, आपको पता चलेगा कई बच्चे ऐसे थे जिनके 310 320 नंबर भी थे 390 में से, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ठीक है, अब ये वो कंप्यूटर नहीं है जो लिबर लिबर करता था, अब इसको चाहिए फुल इज्जत, ध्यान रखना। तो ये क्वालिफाई करना, आपको 18 नंबर लाने आपको इसमें, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं जो बेसिकली, जिसमें जो पहले सीपीटी वाली पोस्ट होती थी, सीजल 2020 तक 21 तक जो सीपीटी वाली पोस्ट होती थी, ठीक है, उसमें आपको इसके लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए होते, मतलब 18 नंबर लाओगे तो क्वालिफाई तो कर जाओगे। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए आपको इसके अंदर, मतलब वो अपनी तरफ से एसएससी कट ऑफ सेट करता है, इसमें हमें नहीं पता कि मतलब क्या इसकी कट ऑफ है। जैसे 18 नंबर में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन उन पर्टिकुलर कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर की क्या कट ऑफ होनी चाहिए वो एसएससी डिसाइड करेगा। तो आप अपना टारगेट रखना इसमें 30+, ध्यान रखना, इसमें आप अपना टारगेट रखना 30+, कम से कम बता रहा हूं मैं 30+, 60 में से 30+ आपको अपना टारगेट रखना है, क्योंकि वो जो पोस्ट जिनके लिए मैंडेटरी है 30+, तो इसलिए आपको 30+ टारगेट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन करने और 15 मिनट मिल रहा है, तो यानी कि सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट 1 घंटे का, सेक्शन 2 पूरा कंप्लीट 1 घंटे का, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1 केवल। ठीक है, ये पूरा अगर आप मिला दोगे, देखो इसको मैंने अलग बॉक्स में डाला है ना, यहां से, सॉरी, इसको अलग बॉक्स में डाला पूरा मैंने, इन पूरे को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेशन 1, ध्यान रखना, इस पूरे को मिलाकर क्या बोलते हैं, सेशन 1, जो कि कंप्लीट आपका होता है 2 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 1 घंटे का आपका होता है सेक्शन 1, 1 घंटे का सेक्शन 2, और 15 मिनट का आपका कंप्यूटर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। बाकी जो आपकी जो जो कट ऑफ बनेगी, जो फाइनल लिस्ट जिसमें आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में, तो उसकी जो कट ऑफ बनती है वो कट ऑफ बनती है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स के बेस पे, यानी कि टोटल 390 हो गया ना, तो 390 में से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी, ध्यान रखना। ये क्या है, क्वालिफाइंग है। अच्छा, अब जैसे ही आपका ये कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, अब आपको मिलता है गैप, अब आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। ठीक है, ब्रेक मिलेगा, और उस ब्रेक के बाद में आपका डीईएसटी यानी कि डेटा एंट्री
स्पीड टेस्ट जिसको बोलते हैं टाइपिंग, सिंपल भाषा में टाइपिंग कह सकते हो। टाइपिंग ध्यान रखना मैंडेटरी है, टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इन सब में आप अच्छे से क्वालिफाई करेंगे, अच्छे आपके मार्क्स आ गए, कंप्यूटर भी आपने क्वालिफाई कर लिया, 18 नंबर ले आए, लेकिन आप टाइपिंग में फेल हो गए ना भाई, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, ऊपर आप मान लो ले आए 340 नंबर ले आए 390 में से, और कंप्यूटर में भी आप ले आए 20 नंबर, ठीक है, अच्छे खासे नंबर माने जाते हैं, ले आए 20 नंबर, लेकिन आप मान लो टाइपिंग में फेल हो गए, आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करके नहीं गए, आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर चले गए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाएगा 340 नंबर लाने के बावजूद भी, जहां आप अच्छी रैंक मार सकते थे ऑल इंडिया, ठीक है। तो इसलिए टाइपिंग को भी हल्के में मत लेना। टाइपिंग के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट, 15 मिनट की टाइपिंग होती है, और ये बहुत आसान होती है दोस्त, ध्यान रखना, क्योंकि 15 मिनट में मात्र आपको 2000 की डिप्रेशन मारने होते हैं। आपको पता है पहले इन 2000 की डिप्रेशन के लिए, या सीएचएसएल की अगर बात कर लो, तो 2000 की डिप्रेशन के लिए आपको सीएचएसएल में 10 मिनट्स का टाइम मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको 15 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, तो यानी कि टाइम तो अच्छा खासा मिल रहा है। 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन, अगर आप डेली आधा घंटा भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो, ज्यादा नहीं, डेली आधा घंटा, तो इजीली आप 2000 की डिप्रेशन जो है वो कर सकोगे, ठीक है। 15 मिनट का आपको इसके अंदर टाइम मिल जाएगा। अच्छा, ये भी क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। और ये जो, इसको हम बोलते हैं सेशन 2, ध्यान रखना, ये सेशन 2 है। इज दैट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और आपको पता है टोटल जो असल में मार्क्स है जिसके ऊपर कट ऑफ बनती है वो क्या है, 390। तो आपका फोकस होना चाहिए कि भाई सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, और कंप्यूटर में कम से कम आपको 18 नंबर स्कोर करना है, और टाइपिंग आपको क्लियर करनी ही है किसी भी हाल में। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता है अच्छे खासे मार्क्स लाने के बाद भी, ठीक है। आई होप ये आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर, वो क्या है, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। कि इंग्लिश में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, देखो इंग्लिश ईजी है, इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इंग्लिश में 45 क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग 50 मिनट से 55 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा है, 50 से 55 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो टारगेट हम कर रहे हैं 135 में से 135। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले एक बार देखो, टेक अ लुक एट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का सिलेबस देख लो सबसे पहले। यहां पर मैंने क्या किया है, अभी रिसेंटली जो सीजल 2022 का पेपर हुआ था मेंस का, ठीक है, सीजल 2022 का जो मेंस का पेपर हुआ था, मैंने उसके बेस पे यहां पर निकाल लिए कि भाई जैसे आपको पता है 4 शिफ्ट में हुआ था मेंस का पेपर, एक 2 मार्च को हुआ था, एक 3 मार्च को, एक 6 मार्च को, और एक 7 मार्च को। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मैंने टॉपिक के नाम लिख दिए सारे के सारे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, किस शिफ्ट के अंदर किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए। इससे क्या होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक का इंग्लिश में कितना वेटेज है, आपको किस टॉपिक पे कितना ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है, ये आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। तो देखो मैंने इसको लिख दिया है। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक 1। टॉपिक 1 क्या है, OWS। OWS क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसके अगर आप देखोगे तो लगभग मतलब दो दो ही क्वेश्चन है सब में, लगभग क्या दो दो ही क्वेश्चन है। जैसे 2 मार्च की शिफ्ट में भी वन वर्ड के 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 मार्च में भी 2 क्वेश्चन, 6 मार्च में भी 2 क्वेश्चन, और 7 मार्च में भी 2 क्वेश्चन। यानी कि ये तो कंफर्म है कि अभी जो मेंस होने वाला है उसमें भी वन वर्ड्स के 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम के भी देखो 2 2 क्वेश्चन है सब में, सारी शिफ्ट में 2 2 क्वेश्चन। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो 2 मार्च की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, 3 मार्च की शिफ्ट में सिर्फ 1 क्वेश्चन है सिनोनिम का, 6 मार्च की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, और 7 मार्च की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि सिनोनिम भी जो है आपके एग्जाम में 1 से 2, एंटोनियम भी आपको 2 से 3, और OWS भी आपको 2 से 3। मैं एक एक ज्यादा मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये आपको मेंस में देखने को मिल सकता है। इडियम्स की अगर मैं बात करूं तो इडियम्स कितने, देखो इडियम तो कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है, देखो यहां पर 2 2 2 2। तो इडियम आप मान सकते हो कि आपके एग्जाम में 2 ही इडियम आपको देखने को मिले, ठीक है। और इडियम भी, और ये जितनी भी वोकैब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो चारों मैंने आपको बताया, चारों वोकैब है, ये आप उठा के देख लेना पेपर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, आप उठा के देख लेना। आप ये कह सकते हो कि 95% जो वोकैब है वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा जो आपको नया दे रखा है, एक आधा अगर होगा नया तो वो भी असल में नया नहीं है, वो किसी न किसी एग्जाम में आ ही रखा होगा, देखना आप उसको पढ़ते नहीं हो। फेज 11 फेज 10 जैसे एग्जाम आप स्किप कर देते हो, आप उनकी प्रैक्टिस करते नहीं हो, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते नहीं हो, और वहीं से रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करके जाना। तो बाकी टॉपिक्स देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं, नरेशन जिसको आप कहते हो, तो उसके देखो फिक्स्ड है 3 क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है ये। मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। 135 में 135 कैसे लाना है वो मेरी जिम्मेदारी है, बस आप मेरे साथ लग के पढ़ते रहो। आने वाले 75 जो डेज है हमारे पास, 75 डेज आप मेरे साथ लग के पढ़ते रहो, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ते रहो। 135 में से 135 लाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है।
उसके बाद ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ब्लैंक होता है, ब्लैंक में आपको फिल करना होता है, ग्रामर पे बेस्ड होता है, कई बार वोकैब पे बेस्ड होता है। तो ब्लैंक के देखो, ब्लैंक के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ब्लैंक की वेटेज थोड़ी सी ज्यादा है बाकी सबसे। ब्लैंक के देखो 2 मार्च में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्च में 5 क्वेश्चन है, 6 मार्च में 4 है और 7 मार्च में 5 है। ठीक है। पैराजंबल, ये भैया बहुत जरूरी टॉपिक है, पैराजंबल ध्यान रखना। पैराजंबल, पैराजंबल बच्चों को खतरनाक भी लगता है, लेकिन मैंने तो एक वीडियो बना रखी है पैराजंबल की कि कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दूसरी वीडियो भी बना दूंगा अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड कंटेंट के साथ में। तो पैराजंबल के देखो भाई साहब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही चीज होती है, पता है आपको, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग अगर कुछ है तो वो पैराजंबल है, क्योंकि समझ ही नहीं आता किसके बाद क्या जोड़े, कैसे जोड़े, नहीं आता समझो, बच्चा स्टक हो जाता है वहां पे। लेकिन मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आप सेकंड्स के अंदर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आप मार्क्स की बात करोगे ना, तो आपको पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि इसकी जो वेटेज है वो 18 नंबर की है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पैराजंबल अच्छे से करना। एक्टिव पैसिव के 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले सारी शिफ्ट में। स्पेलिंग एरर के सब में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले, स्पेलिंग के जो स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है, 4 वर्ड्स आपको देते हैं, या तो पूछ लेंगे बताओ चारों में से 3 ठीक है और एक गलत है, बताओ कौन सा है जिसकी स्पेलिंग गलत है। या फिर ऐसा होगा कि 3 गलत होंगे, एक सही होगा, बताओ किसकी स्पेलिंग सही है। कॉमन एरर अगर मैं देखूं तो सब में 2-2 पूछे गए हैं। अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूं, जो कि इटैलिक में दे देते हैं और बोलते हैं ना कि जो इटैलिक में वर्ड है या जो अंडरलाइंड वर्ड है उसको इंप्रूव करना है आपको, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला सारी शिफ्ट में, सिर्फ एक क्वेश्चन। अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो एक क्लोज टेस्ट मिला है सब में, एक क्लोज टेस्ट, जो पूरा एक कंप्लीट क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज की फॉर्म में होता है, और आपको पता है एक क्लोज टेस्ट देके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब में एक ही क्लोज टेस्ट देखने को मिला है, 2 मार्च की शिफ्ट में भी, 3 मार्च की शिफ्ट में भी, 4 में भी, और सॉरी 6 में भी और 7 में भी एक एक क्लोज टेस्ट सब में मिला है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं भैया, पैसेज की अगर मैं बात करूं, पैसेज देकर जो क्वेश्चन पूछता है, तो भैया सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी को, जो सबसे ज्यादा, जो मतलब विनर है सारे टॉपिक्स में, वो क्या है, पैसेज है। देखो 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन का मतलब है आप देखना कि 3 पैसेज दे रखे हैं, एक पैसेज, 2 पैसेज और 3 पैसेज, और हर पैसेज के 4-4 क्वेश्चन। जैसे पैसेज नंबर 1 इसके 4 क्वेश्चन, पैसेज नंबर 2 इसके 4 क्वेश्चन। इन 3 में से एक तो ऐसा होगा जो बहुत आसान होगा, और बाकी जो 2 होंगे वो मतलब इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि किसकी वेटेज कितनी है, कैसे है, और ये आपने देख लिया कि हाँ इसी तरीके का आपको जो मेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। आपके मेंस में भी इंग्लिश के इतने ही क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपके काम आएगा, आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि हाँ कितनी वेटेज किस टॉपिक की है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को अच्छा कर सको कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, इसको ज्यादा अच्छे से करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, और 2022 का जो मेंस हुआ था उसमें किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि मैं आपको मेंस के लिए क्या करवाने वाला हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं बाकी किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी की बात अभी नहीं करूंगा। हाँ, इसके आगे वाले पेज पे देखो, ये है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो 10 पॉइंट्स है वो आपको बताने वाला हूं। ध्यान से धैर्य बना के रखो। पहले ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात कर लेते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो मैं आप लोगों के लिए मेंस का जो स्पेशल है वो इंग्लिश का बैच लेके आ रहा हूं। कोई पेड बैच नहीं है भाई, ध्यान रखना। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो आजकल लोग लिखते हैं ना ऐसे, आजकल लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे बैच की कीमत लिखेंगे 5,000, इसको क्रॉस करके लिख देंगे 999 ऐसे। मेरे को समझ नहीं आता कि 5,000 भी तो आप ही ने डिसाइड किया होगा ना, ऐसा तो नहीं कि सरकार ने डिसाइड किया था और आपने उसको कहा कि नहीं हम 5,000 नहीं, हम तो 999 लेंगे। ये भी तो आप ही ने सोचा होगा ना, तो आप ही के दिमाग की, ऐसे तो मैं लिख दूं मेरे कोर्स की फीस पहले 2 लाख थी भाई, ठीक है, लेकिन 2 लाख ना लेकर अब मैं आपसे ले रहा हूँ मात्र 200 रुपये, कि देखने में अच्छा लगेगा, ये फालतू की चीज़ है। तो इसीलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये कोई पेड बैच नहीं है, मेरा कहीं पर भी कोई पेड बैच नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ यूट्यूब है जहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो यूट्यूब के ऊपर ही इंग्लिश का जो बैच है वो मैं लेके आने वाला हूं, मेंस स्पेशल। अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप लोग मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने भैया प्री तो क्लियर कर ही, कहीं ना कहीं क्या प्री तो आपने क्लियर कर ही लिया है, और आपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। मतलब 90% या 80% या 70% तो कम से कम आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा इंग्लिश का, और आप इतने तो पढ़े लिखे हो कि कम से कम आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। मैं ये मान के चलूंगा और इसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। क्योंकि 75 डेज के अंदर अब आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर करके 10-10 दिन में खत्म करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मेरे को टाइम देना चाहिए, तो मैं टाइम दूंगा। बाकी मैं इस बैच के अंदर क्या क्या करवाने वाला हूं देख लेना। और ये जो बैच है ना, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो बैच है ये 135 में से 135 लाने के लिए सफिशियंट है। ध्यान रखना, अगर आप इस बैच को बिल्कुल अच्छे से लगन के साथ में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, डेली पढ़ते हो,
तो आप 135 में 135 स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो देखो अब मैं इस बैच के अंदर क्या कराने वाला हूँ, ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर विद बेस्ट एग्जांपल्स। सिंपल सी बात है कि भाई ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, ग्रामर के टॉपिक्स में जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब मैं आपको करवाने वाला हूँ विद बेस्ट एग्जांपल्स। अब बेस्ट एग्जांपल्स का मतलब मेरा क्या है कि मैं एग्जांपल्स वही लूंगा जो टीसीएस के जो पिछले 5 साल में 2018 से लेकर 23 के बीच में जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, फेज 10, फेज 11, कोई सा भी हो, मैं उन सब से क्वेश्चंस निकालने वाला हूं और वहीं से मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं ताकि आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी साथ में हो सके, ठीक है। उसके बाद में क्या कराने वाला हूं, प्रैक्टिस ऑफ ऑल टीसीएस क्वेश्चंस, जितने भी टीसीएस क्वेश्चंस हैं मैं उन सबकी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं ऑफ कॉमन एरर्स, इन 3 टॉपिक की, कॉमन एरर, ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन तीनों के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे पिछले 5 साल में कौन कौन से एग्जाम में, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, फेज 10, फेज 11 या स्टेनो, ठीक है, कंडक्टेड बिटवीन 2018 एंड 2023, 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल के जितने भी प्री और मेंस हुए हैं, सीएचएसएल के जितने भी प्री और मेंस हुए हैं, सीपीओ के जितने भी प्री और मेंस हुए हैं, एमटीएस का जितना भी प्री हुआ है, जीडी का जितना भी एग्जाम हुआ है, फेज 10, फेज 11 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन सब में से मैं जितने भी कॉमन एरर्स के क्वेश्चन है वो निकालने वाला हूं, ब्लैंक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे निकालने वाला हूं, सारे मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, और जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है वो सारे मैं निकालने वाला हूं और एक जगह पर रख के उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं और साथ में मैं बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपके साथ साथ में नोट्स बनते रहेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज आपको याद रहे। इस इतना करने के बाद कुछ नहीं छूटेगा भाई, ये मेरा दावा है, ठीक है। डेली क्लास ऑन प्रीवियस ईयर वोकैब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस बार मैं वोकैब पे भी आपको क्लास देने जा रहा हूँ। वोकैब भी मैं आपको वो कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर, यानी कि वोकैब मैं आपको पिछले 10 साल की कराऊंगा, मतलब पिछले 5 साल की ही नहीं, पिछले 10 से 12 साल में जितनी वोकैब्स आई है उसमें से इंपॉर्टेंट जितनी भी वोकैब्स होंगी मैं आपको सारी की सारी कराने वाला हूं और मैं इतनी सारी वोकैब्स आपको करा दूंगा और मैं इतने बेस्ट तरीके से आपको कराऊंगा, जैसे एक वोकैब देकर उसके 4 ऑप्शन है, तो उस जैसे आपसे सिनोनिम पूछा है तो वो जो वर्ड लिखा है उन 4 ऑप्शंस में से उसका सिनोनिम एक ही होगा, चारों में से एक होगा, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शंस बच गए मैं उसको भी आपको याद करवाने वाला हूं क्योंकि वो भी किसी न किसी एग्जाम में ही आया हुआ है और ऐसे ही आपको याद करना होता है, आपको उन 3 ऑप्शंस को छोड़ना नहीं होता, उसको भी याद करना होता है। तो डेली वोकैब पे आपकी क्लास होगी विद ट्रिक्स, ट्रिक्स बताने वाला हूं। कई बच्चों को दिक्कत होती है कि वोकैब याद नहीं होती है, तो वोकैब को याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं, एडियम्स को याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक्स बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ याद करवाने वाला हूं, ठीक है। डेली वोकैब टारगेट भी दूंगा, जो मैं क्लास में करवाऊंगा वो तो आपको याद करना ही है, इसके अलावा डेली वोकैब टारगेट आपको दूंगा मैं डेली के ऐसे वोकैब्स आपको दूंगा जो मैंने क्लास में नहीं करवाए, वो एक्स्ट्रा रहेंगे, एक्स्ट्रा वाले भी आपको करने हैं, तो डेली वोकैब टारगेट आपको मिलेंगे ऑन टेलीग्राम। मतलब जो मैं क्लास, जैसे मान लो मैंने क्लास में ग्रामर का कोई टॉपिक कराया, ठीक है, तो जो मैंने उस क्लास में कराया उसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, या फिर जो मैंने ये सब कराया, ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसकी जो पीडीएफ है, या फिर जो डेली मैं वोकैब कराऊंगा उसकी पीडीएफ है, या जो मैं आपको वोकैब का टारगेट दूंगा उसकी जो पीडीएफ है, ये टोटल जितनी भी पीडीएफ है डेली बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम क्या है, इंग्लिश बाय रोशन, इंग्लिश बाय रोशन, ठीक है। अगर नाम से ना मिले तो आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जाके डायरेक्ट आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारे के सारे जो पीडीएफ्स और नोट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा मैं और क्या कराऊंगा इस क्लास में, स्पेशल क्लासेस ऑन कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में मैं आपको स्पेशल क्लास देने वाला हूं जिसके अंदर हम पैरा जंबल को सॉल्व करना सीखेंगे ट्रिक्स के साथ में, और कैसे मतलब ट्रिक्स लगाकर अंडरस्टैंडिंग को यूज करके और कॉमन सेंस को यूज करके पैरा जंबल को सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में, और पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हो पढ़कर अच्छे से समझकर। और इसके अलावा आपको पता है पैसेज की थीम पूछी जाती है कि पैसेज की थीम क्या है, पैसेज का टोन क्या है, ये सब पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, पीडीएफ ऑफ क्लासेज एंड वोकैब्स विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय रोशन, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सब मैं आपको कराने वाला हूं, और इतना अगर आप मेरे साथ पेशेंस बनाकर अगर आप कर लेते हो, जो डेली टारगेट्स मैं आपको देता हूं, चाहे वो मैं प्रैक्टिस के लिए दूं आपको क्वेश्चंस, चाहे मैं वोकैब के क्वेश्चंस आपको दूं टेलीग्राम पे, अगर आप वो डेली करते हो, ठीक है। और एक चीज और करना, डेली आधा घंटा रीडिंग भी करना भाई, बहुत जरूरी है। आप नोवेल पढ़ो, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आधा घंटा रीडिंग जरूर करना मेरी क्लासेस के अलावा, ठीक है। और जो डेली वोकैब टारगेट दूंगा उसको भी कंप्लीट करना, ठीक है। और इसके अलावा क्या, लर्न प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी योरसेल्फ, ये आपको अपने आप ही अगर आपको लगता है कहीं से आपको प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी मिल रही है तो कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना,
सही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं और से भी आपको सोर्स मिल रहा है प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी का, तो आप वो भी याद कर सकते हो। हालांकि अभी मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी वैसे भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो ये आप अपने आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मैं वैसे भी आपको कराने वाला हूँ। तो इतना जब हम कर लेंगे तो ये मेरा यकीन मानो, ये टारगेट जो है ना, ये बहुत ही आपको आसान लगने लग जाएगा। मेरे साथ जुड़ के रहोगे, देखते रहोगे। और एक चीज आप और कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक की आपको डीप में क्लास लेनी है, आपको कंप्लीट क्लास लेनी है, तो मेरे ही इसी चैनल पे जहां पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे देखोगे ए टू जेड बैच, ए टू जेड बैच, जिसके अंदर शायद 40 प्लस वीडियोस है, 40 प्लस वीडियोस, ए टू जेड बैच, जिसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक सब कुछ करा रखा है। एक एक टॉपिक की 5-5, 7-7, 8-8 क्लास ऐसे दे रखी है मैंने। बिल्कुल कहते हैं ना जीरो से हीरो वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप ए टू जेड बैच में जाओ। जैसे आपको नाउन पढ़ना है तो वहां पर जाओ, नाउन की 5-6 क्लासेस है, नाउन की 5-6 क्लासेस पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना एक बार आपने पढ़ लिया ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं भूल पाओगे। बस नोट्स बनाते हुए चलना, वीडियो को रोक रोक के लिखते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। और कोई भी जैसे आपको लगता है कि पैरा जंबल पढ़ना, तो पैरा जंबल की एक वीडियो में बना चुका हूं, क्लोज टेस्ट की एक वीडियो बना चुका हूं, एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं आपको मैं, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं, वर्ब का बेसिक एडवांस पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन टैग पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और वॉइस पढ़ा चुका हूं। मतलब मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। तो आप ए टू जेड बैच में जाकर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो पढ़ सकते हो। बाकी ये तो हम करने ही वाले हैं मेंस के लिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो ये वाली स्लाइड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिनका भी मेंस है वो जरूर ध्यान में रखें। ये 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बहुत सोच समझ के, मतलब इन 10 पॉइंट्स को सोचने समझने में मैंने कम से कम आधे से 1 घंटे का टाइम लिया है, कि ऐसे कौन से वो 10 पॉइंट्स हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जिनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको मेंस देने से पहले, ठीक है। ध्यान से देखो। सबसे पहले, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया वॉचिंग रील्स, शॉर्ट्स या फालतू स्ट्रेटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सोशल मीडिया से अपने आप को 75 दिन के लिए गायब कर लो। ये जो रील्स देखते हो ना, धड़ाधड़ धड़ाधड़, एक रील देखा, 2 रील देखा, फिर ऐसा है कि लेटे 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 10 रील 20 रील कब चली गई पता भी नहीं चला। बंद कर दो उसको देखना मेंस तक, ठीक है। शॉर्ट्स, ये बहुत गंदी लत होती है रील्स और शॉर्ट्स की, मतलब एक के बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, मतलब एक लत लग जाती है इसकी तो। और भैया फालतू की स्ट्रेटेजी, अभी आप यूट्यूब पे छान मारो सीजल 2023 मेंस स्ट्रेटेजी, तो आपको देखना 1000 वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इतने फालतू तो होने की आप 1000 वीडियोस को देख रहे हो। आपने कोई भी एक वीडियो देख ली, जिसको भी आप अपना मेंटोर मानते हो, जिसको भी आप अपना गाइड मानते हो, उनकी आपने वीडियो देख ली, उन्होंने आपको गाइड कर दिया कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो। जैसे इंग्लिश में मैंने आपको गाइड कर दिया, इंग्लिश में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो जरूरी थोड़ी कि आप फिर दोबारा से 10 बंदों की इंग्लिश की वीडियो देखने जाओगे। स्ट्रेटेजी देखने में टाइम वेस्ट करते रहोगे और तुम्हारी सीट कोई दूसरा ले जाएगा, ध्यान रखना। तो ये फालतू की स्ट्रेटेजी जो है ना, देखना बंद कर दो। आजकल स्ट्रेटेजी जो है ना, ऐसा हो गया कि एक हफ्ते में लोग 3-3, 4-4 स्ट्रेटेजी दे देते हैं, तो फालतू है वो, छोड़ दो उसको। अगला, मॉक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो 3 बार वेरी लिखा है मैंने, एक बार लिखने से भी काम हो जाता, 3 बार लिखा है। मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अभी से ही क्या कर सकते हो, जैसे वीक में कम से कम आप 1 मॉक अभी दे सकते हो, और जैसे जैसे दिन बीतते जाए वैसे वैसे आप वीक में 2 मॉक देना शुरू करो, फिर वीक में 3 मॉक देना शुरू करो, और जैसे जैसे आपको लगे कि एग्जाम का 1-1.5 महीना बचा है, तो उसमें आप क्या करोगे, वीक के अंदर आप 4 मॉक दोगे। ध्यान रखना, कम से कम 4 मॉक्स आपको देने ही हैं। तो मॉक बहुत जरूरी है। मॉक क्या करता है, मॉक आपको एग्जाम का माहौल देता है, तो आप कोशिश किया करो कि वैसे ही माहौल में मॉक दो। ये नहीं कि लेटे लेटे मॉक दे रहे हैं, कहीं भी बैठ के मॉक दे रहे हैं, एक माहौल होना चाहिए। टेबल चेयर का अरेंजमेंट कम से कम करो, और कोशिश करो कि उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही मॉक टेस्ट को दो, या टैबलेट जो आता है टैबलेट पे दो। मोबाइल फोन के अंदर अवॉइड करो, क्योंकि उससे फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता मोबाइल फोन के अंदर। और जिस समय आप मॉक दे रहे होते हो, मोबाइल फोन को साइड में रख दो, नोटिफिकेशंस वगैरह को इग्नोर किया करो। तो मॉक बहुत जरूरी है। मॉक को देकर उसको अच्छे से एनालाइज करो, क्योंकि मॉक आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मॉक आपको देना ही पड़ेगा। आप ओवरऑल आपको रैंक जानने को मिल जाएगी, तो आपको पता लगेगा कि कंपटीशन कितना है। तब आप और ज्यादा पढ़ोगे कि नहीं यार, मेरी तो परसेंटाइल 70% आई है, मेरी जो परसेंटाइल है यानी कि मैं बहुत पीछे हूं, मुझे और पढ़ना है, तो उससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। मस्ट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। देखो ये मैथ्स और रीजनिंग के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑफ एवरी एसएससी एग्जाम कंडक्टेड बिटवीन 2018 एंड 2023, प्री प्लस मेंस दोनों। 2018 से लेकर 2023 के बीच में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, फेज 10, फेज 11, जितने भी इनके प्री और मेंस जितने भी हैं, इन सब के मैथ्स के सवाल और इन सब के रीजनिंग के सवाल चुपचाप लगा के चले जाना। अब डिपेंड तुम पे करता है कि तुम उसको वैसे भी दे सकते हो सेक्शनल की तरह। जैसे प्री के 25 सवाल है मैथ्स के, तो तुमने उसको टाइम सेट करके 25 सवाल को दे दिया, ठीक है। और रीजनिंग के भी ऐसे 25 सवाल है, तुमने उसको मॉक समझ के, मतलब एक सेक्शनल समझ के तुमने उसको टाइम सेट करके, जो भी आप जैसे 25 क्वेश्चन का अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो मैथ्स का या रीजनिंग का,
तो आप टाइम सेट करके ही देना, ठीक है, बिना टाइम के मत देना, ऐसे नहीं कि स्लो 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 कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, फिर आपको एग्जाम में भी स्लो करने की आदत लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप टेस्ट दोगे मैथ्स का, रीजनिंग का, तो टाइम सेट करके देना। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। और सारे के सारे सवाल करने, या फिर कोई भी एक ऐसी बुक ले लो प्रीवियस ईयर, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपको मिल जाए 18 से लेकर 23 तक के। अब आपको लगता है कि मुझे चैप्टर वाइज करना है, तो चैप्टर वाइज कोई बुक ले लो जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा हो कि भाई प्रॉफिट लॉस के सारे सवाल है इसमें। पहले प्रॉफिट लॉस है, इसमें 2018 से लेकर 23 के सारे सवाल हैं, हर एग्जाम के आए हुए। फिर ऐसी एवरेज है, फिर ऐसी ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है। टॉपिक वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज नहीं करना, मुझे मिसलेनियस करना है, तो आप मिसलेनियस भी कर सकते हो, लेकिन करना आपको सारा ही है। चुपचाप कर जाना, फालतू की स्ट्रेटजी में, इधर उधर की बकवास में मत लगना। 18 से 23 की पेपर अगर रगड़ के चले गए, अच्छे से करके चले गए, देखता हूं तुम्हारा सिलेक्शन कौन रोक सकता है। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अपने आप को भाई एनालाइज भी करते चलो। ऐसा नहीं कि मॉक में लगातार 390 में से 200 200 लाए जा रहे हो, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, 200 ला रहे हो, कल भी 200, आज भी 200, फिर 205 210, एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, बस मॉक पे मॉक खर्च किए जा रहे हो। ये मत करना, एनालिसिस करना कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। कोई टॉपिक अगर वीक लगता है तो तुरंत जाओ यूट्यूब पे, जिस भी टीचर का आपको पढ़ाना पसंद आता हो, उस टीचर की वो जो स्पेशल जो वो क्लास है, जो वीडियो है, जो टॉपिक है, उसकी आप वीडियो देख लो और उसके नोट्स बना लो, ठीक है। उस टॉपिक को पक्का करते चलो। मस्ट रीड कंप्यूटर फ्रॉम द डे वन, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैंने क्या बताया था कि आप चाहे 390 में से 390 ले आओ, लेकिन कंप्यूटर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 18 है, और अगर आप 17.5 भी ले आते हो तो तुम्हारे 390 में से 390 लाने का कोई फायदा नहीं है। 2022 के मेंस में ऐसा हुआ है कि 310 320 लाने वाले भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को डे वन से पढ़ना शुरू करो। जिस भी टीचर से आपको पसंद आए पढ़ना, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा, और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं कंप्यूटर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। या फिर आपको लगता है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर टीचर से मुझे पढ़ना समझ में आता, तो वहां से पढ़ सकते हो। कोई बुक आपको लेना है तो बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन डे वन से। ऐसा नहीं कि हाँ लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे या लास्ट के 15 दिन में, नहीं। आपको डेली कंप्यूटर के लिए आधा घंटा कम से कम निकालना है, आधे से 1 घंटा, ठीक है। मस्ट डू टाइपिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। ये भी मैंने आपको बताया ना, क्वालिफाइंग है लेकिन जरूरी है, क्योंकि आप सब में पास हो गए, कंप्यूटर में भी पास हो गए, 390 में से 390 ले आए, लेकिन अगर आप टाइपिंग में फेल हो गए ना भाई, तो सारी मेहनत खराब आपकी। तो अगर आपको टाइपिंग आती है, अगर आपने टाइपिंग सीख रखी है, तो डेली आप आधा घंटा प्रैक्टिस जरूर करना। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि नहीं मैं तो कर लूंगा, डेली आधा घंटा टाइपिंग जरूर करना। अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप बहुत ज्यादा टाइम दो सीखने पे, कम से कम डेली आप 1 घंटे का टाइम दे सकते हो। उसके बाद जैसे 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 आप सीखना, मतलब जैसे आपको लगे कि हाँ सीख गए, वैसे वैसे आप भी आधा घंटा 40 मिनट डेली का टाइपिंग को दो, कंपलसरी है। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, ध्यान रखना, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर ड्रीम जॉब या ड्रीम लोकेशन। ध्यान रखना, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको आपका जो ड्रीम जॉब है, आपका जो सपना है 3 स्टार एक्साइज लेना, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना, या एएसओ लेना, या एमईए के अंदर एएसओ, या सीएसएस के अंदर एएसओ, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, शायद आप 1 नंबर के अंतर से या 1.5 नंबर के अंतर से आप उस जॉब से रह जाओ, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। या मान लो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, लेकिन नंबर कम होने की वजह से आपको आपका ड्रीम लोकेशन नहीं मिल पाता। क्योंकि ऐसा होता है ना कि 2 नंबर का या 4 नंबर का जो फर्क है, आपको नॉर्थ से साउथ में पटक सकता है, या साउथ से नॉर्थ में पटक सकता है। कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, तो 2 या 4 नंबर के अंतर से आप साउथ में जा सकते हो, और साउथ से आप नॉर्थ में भी आ सकते हो। तो ऐसा होता है, तो आपको फिर बहुत बुरा फील होगा कि आप घर से बहुत दूर हो और आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा करो, ठीक है। हालांकि आप धीरे धीरे चीजों में आप अपने आप को शामिल करते जाओगे, तो धीरे धीरे वो माहौल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जब अपना ड्रीम लोकेशन आपको मिल जाता है, जब आपका जब होम टाउन आपको मिल जाता है, तो उसकी एक अलग खुशी होती है कि आप अपने परिवार के साथ रहते हो, और आपको मजा आता है जॉब करने का भी। तो इसलिए बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हैव फेथ इन योर टीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हर दूसरे दिन अपना टीचर बदल लेते हैं। आज मुझसे पढ़ लिए, एक टॉपिक देखा वो टीचर अच्छा है, तो एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया, एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया, एक टॉपिक वहां से पढ़ लिया। नहीं आएगा आपको समझ में। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको जानता है, मतलब जानने का मतलब यह है कि वो आपको शुरू से पढ़ा रहा है, उसने आपका बेस मजबूत किया, वो जानता है कि आपका बेसिक्स कमजोर है, वो आपके बेसिक्स पे काम कर रहा है। फिर आप दूसरे टीचर पे चेंज कर गए, वो आपको एडवांस लेवल की पढ़ा रहा है, फिर आपको उसका समझ नहीं आएगा, आप तीसरे पे चले जाओगे। ऐसा मत करो। एक टीचर लो, अब इंग्लिश के लिए वो मैं हो सकता हूँ, या इंग्लिश का जो भी एक्स वाई जी जो भी टीचर है वो हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही, जो भी आपको टीचर पसंद है आप उन्हीं से पढ़ो, लेकिन एक से पढ़ो। मैथ्स के भी आपको पता है बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मैथ्स के टीचर्स आपको बदलने नहीं है, एक ही टीचर रखो और उन्हीं से पढ़ो। हैव फेथ इन योर टीचर। नोट ऑल द टफ क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ध्यान रखना, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, खास करके मैथ्स में जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं,
कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत रिपीट होते हैं, या फिर जो टफ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये टफ है, जैसे आपने मॉक दिया, आपको लगा टफ है, या आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये वाला टाइप ना बहुत रिपीट हो रहा है, तो आप उसको कॉपी में लिख लो, नोट्स बना लो उसके, या टफ क्वेश्चन है तो उसके नोट्स बना लो और लिख लो कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। नोट्स बहुत जरूरी है, जो एग्जाम के टाइम पे आपके काम आएगा क्विक रिवीजन करने में। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट वेट फॉर द टीयर 1 रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि आपका टीयर 1 ठीक ठाक गया है, क्वालिफाई हो जाएगा, तो भैया रिजल्ट का वेट क्यों करना है? रिजल्ट तो आज न कल आ ही जाएगा। हो सकता है जब तक तुम रिजल्ट का वेट करो तब तक कितने बच्चे पता नहीं तुमसे आगे निकल चुके होंगे मेंस की तैयारी में। तो वेट मत करो और कंसिस्टेंट रहो। ऐसा मत करो कि 2 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन पढ़ लिए फिर 6 दिन छुट्टी, ऐसा मत करो। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप ध्यान में रखना। और जो मेरा मेंस का इंग्लिश का बैच मैंने आपको बताया, वो मतलब 1 अगस्त से उसको मैं शुरू कर दूंगा, 1 अगस्त से उसकी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तब तक मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कौन सा मतलब टाइपिंग वगैरह करना, क्योंकि सब मैं करता हूँ, वन मैन आर्मी मैं ही हूँ, मेरे पास कोई ना कोई बड़ी टीम है ना कुछ है, मैं अकेला आदमी हूँ। मैं जॉब से आता हूँ, उसके बाद टाइपिंग करने बैठ जाता हूँ, कंटेंट बनाने लग जाता हूँ, तो मैं सब कुछ अकेले करता हूँ, तो इसलिए उसमें मेरे को टाइम लगेगा। तो 1 अगस्त से आपकी जो क्लासेज है मेंस की आना शुरू हो जाएंगी। तो आप अच्छी तरीके से भाई पढ़ाई करना शुरू करो। और स्ट्रेटेजी आप लोगों ने देख ही ली होगी कि मैथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होगी, रीजनिंग की क्या होगी, या फिर जहां से भी आपको देखना आप जाके देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी जाके देख लो मेंस की, या फिर कई लोगों ने तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी भी डाल दी है। अभी फिलहाल 1-2 दिन लगा के देख लो स्ट्रेटेजी जितनी आपको देखनी है, लेकिन उसके बाद फिर सीरियसली 1 या 2 दिन में पढ़ाई करने बैठ जाओ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अब मत करो। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का जो मैंने जितना भी आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जिनका भी मेंस है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, एक लाइक छोड़ के जाना, कमेंट करके जाना कि सर समझ में आ गया सब कुछ, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा A to Z जो हमारा चल रहा है उसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास है नरेशन पे है, तो नरेशन की मैं क्लास में आपसे मिलूंगा नेक्स्ट। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्द आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।